नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हर रोज पहले के मुकाबले खतरनाक होते कोरोना ने अब एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लाख से ज्यादा केस का यह आंकड़ा दुनिया में अमेरिका के बाद सिर्फ भारत में ही नजर आया है। अमेरिका के अलावा भारत ही दुनिया का वो दूसरा देश है जहां 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की काउंटिंग भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक मतगणना में किसी भी केंद्र में प्रत्याशी या उनके एजेंट को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाकर रहना ही होगा और अंदर किसी ने डबल मास्क या फेस शील्ड का उपयोग नहीं किया तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही अगर किसी ने सर्दी, जुकाम या फिर बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो वो उसको वापस भेज दिया जाएगा। मतगणना में प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर या एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 मई को होने वाली काउंटिंग के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन तमाम गाइडलाइन के जरिए कोरोना को बढ़ने से रोका जा सकेगा और कैसे रणनीति अपनानी पड़ेगी कि काउंटिंग सुपर स्प्रेडर न बन जाए। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अगले 1 घंटे की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे, उनको मैं आपके साथ जल्दी रूबरू करा दूंगा। गौरव मिश्रा हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और साथ ही विकास श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस मनोज यादव, प्रवक्ता सपा अश्विनी दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होंगे। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की गाइडलाइन यहां पर जारी की थी और क्या उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सकेगा प्रशासन द्वारा। साथ ही नई गाइडलाइन से क्या कोरोना को हम रोक पाएंगे या इसी तरह से कोरोना अपनी सुपर स्पीड से लगातार गांवों में, शहरों में, कस्बों में फैलता रहेगा। और अगर 4 लाख के आंकड़े पर भी अभी हम इस पर रोक नहीं लगा पाए तो नए रिकॉर्ड की तलाश कब तक की जाती रहेगी। क्या इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संजीदा नहीं होंगी। काउंटिंग के लिए जो गाइडलाइन है आपको एक बार हम वो पहले बता देते हैं कि डबल मास्क और फेस शील्ड के बिना आए लोगों को वापस यहां पर भेज दिया जाएगा। यह करना अनिवार्य है। एंट्री के समय 48 घंटे के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट होगा, थर्मामीटर से टेस्ट के बाद ही एंट्री मिलेगी और किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखे तो उसे केंद्र से वापस भेजा जाएगा। सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्प डेस्क होना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। मतगणना केंद्रों पर डॉक्टर्स और टीम की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। सभी मतगणना केंद्रों में भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। काउंटिंग के बाद किसी प्रकार का कोई विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। देश का हाल क्या है इस समय? 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से अधिक आंकड़े सामने आए, जिनमें से 3,521 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। आपको बताएं कि अब तक कुल 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर 2,98,000 लोग रिकवर हुए हैं, जो कि काफी कम आंकड़ा है। अब तक 1,56,00,000 लोग कोरोना से कुल संक्रमित हो चुके हैं और 32,64,000 से अधिक एक्टिव केस अभी भी देश में बने हुए हैं। लगातार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से आपको बताएं कि 3,521 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो पूरे देश में इस समय कोरोना से जुड़ा हुआ आपातकाल लागू है। इस बीच में मतगणना, पंचायत चुनाव के नतीजे, जिस तरह से बंगाल चुनाव के भी नतीजे सामने आएंगे, किसकी तरफ कुर्सी जाएगी, इससे ज्यादा लोगों का फोकस अब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मतगणना के समय भी सुपर स्पीड से ये कोरोना हमारे बीच में फैलता रहे। तमाम कर्मचारियों ने ऑब्जेक्शन जताया। कल उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक महासंघ ने ऐलान कर दिया था कि हम मतगणना में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि चलिए ठीक है, मतगणना हो जानी चाहिए, क्योंकि अब अगर किसी भी तरह से चुनाव नहीं रोका गया है तो मतगणना को भी अब रोकना ठीक नहीं, क्योंकि परिणाम आ जाएंगे 24 घंटे के अंदर ही और इसके बाद तमाम प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वो भी अपनी भूमिका कोरोना को रोकने में निभाने वाले हैं, इसलिए मतगणना हो जानी चाहिए। तो इस तरह से अब कल देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन की वो सारी तैयारियां काम आती हैं जो कोरोना को रोक पाएं, या यहां पर भी वो चूक सामने आएंगी जिसके चलते कोरोना और भी ज्यादा रफ्तार के साथ लोगों में फैलेगा। पुलिस के अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों, शिक्षक हों, सभी ने यह भी शिकायत की थी कि जब हमारी ड्यूटी लगाई गई उसके बाद हम कोरोना संक्रमित होकर अपने घरों की तरफ लौटे, हमारा परिवार संक्रमित हुआ और उसके बाद से पास पड़ोस भी संक्रमित हुआ। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की यहां पर जो जवाबदेही है वो प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर कोई कर्मचारी कोविड पॉजिटिव होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा, क्या उसको अवकाश दिया जाएगा, क्या उसको वेतन का भुगतान दिया जाएगा। हालांकि योगी सरकार ने कुछ दिन पहले बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आप कर्मचारी हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो 28 दिन का वेतनमान और 28 दिन का अवकाश
आपको दिया ही जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। हालांकि आपको जो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको अपने ऑफिस में जमा कराना होगा। यहीं पर मतगणना के समय भी तमाम कर्मचारियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कहा था कि मतगणना में जाना हमारे लिए सेफ नहीं है, हम ड्यूटी नहीं करना चाहते। लेकिन अब यह अनुरोध सरकार की तरफ से भी किया गया, न्यायालयों की तरफ से भी और तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी, कि अब एक दिन का वक्त है। अगर एक दिन आप अपना समय निकाल के दे देते हैं तो इससे जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। नए प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे, नए प्रतिनिधि सामने आ जाएंगे, जिससे कि प्रदेश के अंदर गांवों के हालात पर सामान्य स्थिति बनाई जा सकेगी उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो निश्चित रूप से अब मतगणना के बाद यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इसमें कर्मचारी कितने संक्रमित होते हैं, लोग कितने संक्रमित होते हैं। लेकिन एक जो बड़ी सबसे चुनौती बनी हुई है वो यही है कि क्या कोरोना के संक्रमण की चेन को देश रोक पाएगा या नहीं। क्योंकि डराने वाला आंकड़ा यही है कि पूरे विश्व में अब लगभग 45 से 46% केस केवल भारत से सामने आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरे देश के लिए। आप इसका अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में इतने आंकड़े इस वक्त हैं कि पूरे विश्व को अगर हम एक तरफ कर दें तो उसका 45 से 46% जो एक्टिव केस लगातार सामने आ रहे हैं पर डे के हिसाब से, वो हमारे देश में सामने आ रहे हैं। 4 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। डॉक्टर्स पहले अनुमान लगा चुके हैं कि अगर इसी तरह से रफ्तार बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मई के महीने में आंकड़ा 8 लाख को भी पार कर जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात में ये पूरा भारत इस वक्त बैठा हुआ है। आप हम सब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमने थोड़ी सी चूक की, थोड़ी सी लापरवाही की तो सांसों की डोर को थमने में वक्त नहीं लगने वाला। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझ लीजिए। इस कोरोना बीमारी को सर्दी, जुकाम या खांसी जैसी बीमारी समझने की भूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेंड बीच में चला था कुछ महीनों पहले, लोगों ने नजरअंदाज किया कोरोना को, हल्की बीमारी के तौर पे समझा। इस वायरस ने अपने आप को म्यूटेंट कर लिया, अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, उत्परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद से परिणाम हम सबके सामने है कि आज भी देश में 32,64,000 एक्टिव केस हैं और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ अस्पतालों में ठीक किया जा सके। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन 32 लाख में से जाने कितने लाख लोग अपने घरों में ठीक हो रहे हैं, और अगर उनको अस्पताल की शरण लेनी पड़ती, ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है कि हम इन लोगों को फिर बचा पाते। तो आप इस गंभीरता को समझिए। कोरोना का काल है और देश का हाल इस वक्त अच्छा नहीं है, इसलिए अपने घरों में रहिए। तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन होने वाले हैं। गौरव मिश्रा होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। विकास श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। मनोज यादव, प्रवक्ता सपा हमारे साथ होंगे, और अश्विनी दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े होंगे। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं, क्या इसी तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ता रहेगा और हम अपने आप को असहाय सा महसूस करते रहेंगे, या अब सच में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है जहां से चैन को तोड़ा जा सके। क्योंकि अभी अगर चैन को नहीं तोड़ा गया तो डॉक्टर्स पहले ही बोल चुके हैं कि यह आंकड़ा 7 से 8 लाख को भी जाकर छू सकता है, जो कि फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। हमारे पास ना तो इतने संसाधन है, ना ही डॉक्टर्स हैं, ना ही पुलिसकर्मी हैं, ना ही इतने सरकारी कर्मचारी हैं कि जो फिर लोगों की सेवा कर पाएंगे। वो लोग भी अगर पॉजिटिव हो गए तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। इस खतरे को समझते हुए अब यहां पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो पंचायत चुनाव में इसका क्या असर हुआ, ये लगातार प्राइम न्यूज ने यहां पर चर्चा की। अब मतगणना में इसका क्या असर होने वाला है, क्या ठीक से मतगणना हो पाएगी, उसके बाद क्या कोरोना और भी अपनी रफ्तार पकड़ेगा, या वहीं पर ही इसको ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब काम पर वापस लौट चुके हैं, नई टीम का उन्होंने गठन कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया है सरकारी अधिकारियों को कि आपको हर संभव मदद करने की जरूरत है। साथ ही विपक्ष की भूमिका यहां पर बहुत जरूरी है। देखिए, विपक्ष ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया है, इसलिए विपक्ष का भी यहां पर सम्मान बहुत जरूरी हो जाता है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से बेबाक होकर तमाम सवाल सरकार से पूछे, सरकार को मजबूर कर दिया उन सवालों के जवाब देने के लिए, इसके लिए विपक्ष भी साधुवाद का पात्र है। क्योंकि विपक्ष ने चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो, चाहे बेडों की संख्या की बात हो, चाहे प्रवासियों का मुद्दा हो, विपक्ष ने बहुत ही प्रहार के तरीके से आक्रामक होकर सवालों को पूछा है और उसके बाद सरकार को जवाब देने पड़े। तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने अपनी निर्णायक भूमिका इस पूरे के पूरे दौर में निभाई है। पिछला महीना जो भी बीता, दोनों पक्षों ने अपनी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निभाई है, जिसके चलते आज हर एक नागरिक देश के कोने कोने में कोरोना को लेकर जागरूक हो चुका है। वो समझता है कि गंभीर परिस्थितियां हैं, लापरवाही की तो जान चली गई। ये हम सभी के प्रयास से हुआ है और यहां पर प्राइम न्यूज ने भी लगातार कोशिश की है। आप देखते होंगे कि हमारा एक बुलेटिन पूरी तरह से कोरोना के लिए समर्पित है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में हम आपको पूरे प्रदेश के हाल दिखाएं, पूरे देश के हाल दिखाएं। साथ ही हमारा जो भी समाचार का बुलेटिन होता है, हम उसमें कोरोना से संबंधित अपडेट्स आपको हर सेकंड देते हैं, क्योंकि
इससे बड़ा मुद्दा इस समय पूरे देश के सामने नहीं है, क्योंकि लगातार जाने जा रही हैं। एक जान जाने पर पूरे देश का दिल रोता था, आज हर घर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्राइम न्यूज इस जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार आपके सामने इन आंकड़ों को रखता है, आपको सचेत करता है और आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने घर में रहिए, मास्क पहन कर रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को बार बार साबुन से अच्छे से धोते रहिए और लगातार एक दूसरे के संपर्क में आने से बचिए। एक दूसरे के संपर्क में आने की कतई जरूरत नहीं है। आपका कितना भी बेहतर रिश्तेदार हो, उसको घर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। किसी का भी जन्मदिन हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, उसमें भीड़ जुटाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए घातक नहीं है, यह उस परिवार के लिए भी घातक है जिसको आप बुलाने वाले हैं, जिसको आप निमंत्रित करने वाले हैं। उसके परिवार के लिए भी यह कोरोना काल के गाल के रूप में सामने आ सकता है। तो आज की चर्चा में हम तमाम मुद्दों पर यहां पर बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ होने वाले हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। विकास श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और साथ ही मनोज यादव हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता सपा हैं। अश्विनी दुबे हमारे साथ होंगे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से देश में अब तैयारियां चल रही हैं और देश का क्या हाल है। पंचायत चुनाव में जो मतगणना की स्थिति है उसमें कितनी तैयारी सरकार ने की है, गाइडलाइन क्या सख्त है, इतनी पर्याप्त है, इनसे बात संभल जाएगी। क्योंकि लगातार कर्मचारियों का यह कहना है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है मतगणना में कि हम असुरक्षित हैं। जब हमने चुनाव के वक्त अपनी ड्यूटी की, हम में से तमाम साथी इसका शिकार हुए और तमाम साथी उनके बीच के चले गए, जिसके चलते कर्मचारियों में खासा नाराजगी है। शिक्षक संघ लगातार नाराज चल रहा है। उसका कहना है कि बहुत सारे साथी हमने खो दिए इस ड्यूटी के चक्कर में, इसलिए हम मतगणना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन अब उनको प्रशासन ने किसी तरह से राजी किया है कि चलिए ठीक है, पूरी सुरक्षा के साथ मतगणना की जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 24 घंटे का कार्य है जो कि करना बहुत जरूरी है। गाइडलाइन क्या है? मतगणना केंद्र में डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होने वाला है। डबल मास्क और फेस शील्ड के बिना आए लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। एंट्री के समय 48 घंटे के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी ही होगी, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट किया जाएगा, थर्मोमीटर से टेस्ट के बाद आपका तापमान देखने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखे सीधे घर वापस होगा, उसको क्वारंटीन के लिए बोल दिया जाएगा और उसकी दवाएं शुरू कर दी जाएंगी। मतगणना केंद्रों पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी, लगातार सबकी जांच की जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों में भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। काउंटिंग के बाद किसी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ये लगातार गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। इसमें सबको ध्यान देने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आप सभी को सावधानी रखनी ही रखनी है। किसी भी तरह से आपने चूक की, उसका परिणाम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये चूक किसी एक व्यक्ति से ही शुरू हुई थी और वो संक्रमण देखिए आज करोड़ों की संख्या को पार कर चुका है। एक दिन के अंदर 4 लाख से अधिक आंकड़े सामने आए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये पूरे विश्व के संक्रमित लोगों में से 45 से 46% के आंकड़ा के आसपास बैठता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर पूरे विश्व के संक्रमित में से लगभग आधा हिस्सा हमारे देश का हो तो कितनी गंभीर परिस्थितियों में अब हैं कि अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वो कहीं पर भी जाकर संक्रमित हो सकता है। तो कोरोना काल में देश का हाल क्या है, आपको बता दें कि 2,98,000 लोग 24 घंटे के अंदर रिकवर हुए हैं। अब तक 1,56,00,000 लोग यहां पर कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और आपको बताएं कि कोरोना में अभी भी एक्टिव केसों की संख्या 32,64,000 बनी हुई है। 24 घंटे के दौरान 4 लाख से अधिक आंकड़े सामने आए हैं और 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3,521 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको मैं एक बार उनसे यहां पर रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। विकास श्रीवास्तव है मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज यादव हैं, प्रवक्ता सपा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव, सबसे पहले अब हम आपके पास आना चाहेंगे, यहां पर हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, क्या वो तैयारी आपने पूरी कर दी है? और मतगणना के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या वो काफी होने वाली है? जी हाँ, मतगणना के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उस निर्देश के अनुसार ही काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, कर्फ्यू का निर्देश है और एक सेंटर पर लगभग 150 अधिकारी से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे। वहीं प्रत्याशियों की भी अगर बात की जाए, उम्मीदवारों की भी बात की जाए, तो 15 से 20 से अधिक उनकी संख्या नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली हो। और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सभी सेंटरों पर उपलब्ध होगी और
सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी जिलों में एक नोडल अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको नियुक्त किया जा चुका है। हाँ। और उनके देख रेख में ये सारी चीजें निष्पादित होंगी और किसी भी प्रकार के जुलूस वगैरह पर प्रतिबंध है ताकि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन न हो सके। और मुझे लगता है कि यदि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो कोई भी कार्य जो है निर्बाध रूप से उसको संपन्न भी कराया जा सकता है और लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं। जी, तो आपको लगता है कि जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार पूरे के पूरे कार्य को ठीक से संपादित किया जाएगा? क्योंकि कल एक बहुत ही अजीब तस्वीर सामने आई थी। शिक्षक महासंघ ने उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया था कि हम मतगणना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने जीवन का भय होता है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या फिर प्राइवेट व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में लेकर के ही वो काम कर रहा है। लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं है। लगातार आप लोग भी अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, सरकार ने भी प्रचार के माध्यम से लोग जागरूक करने का प्रयास किया है और शिक्षित करने का प्रयास किया है कि यदि इसके प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो समस्या नहीं आएगी। और लगभग 98% मामलों में अगर ये संक्रमित भी व्यक्ति हो जाता है तो उसे भी नियंत्रण में किया जा सकता है, इलाज के माध्यम से उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो अफरा तफरी की स्थिति, आउटब्रस्ट जो एकाएक जो हुई है, जो 3 गुना 4 गुना जो संख्या बढ़ी, उसकी वजह से कई दूसरे एंसिलरी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। उसकी वजह से व्यवस्थाओं में परेशानी आई। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है कि ये जो अफरा तफरी का माहौल बना, इसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स जिम्मेदार हैं, कारक क्या है? देखिए, दोनों कारण है। एक तो जब किसी भी मान लीजिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थान पर संख्या से ज्यादा लोग जब पहुंच जाएंगे तो वो व्यवस्था उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में अफरा तफरी की भी स्थिति बनेगी और उसमें जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाना चाहते हैं गलत तरीके से, चाहे वो कालाबाजारी की बात हो या फिर सिलेंडर्स की जो क्राइसिस हुई उसकी बात हो या फिर जो रेमडेसिविर दवाओं की बात हो, इस तरह के भी जो विरोधी लोग हैं, गलत किस्म के लोग हैं, ऐसे लोग भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी सतत कार्यवाही भी शुरू हो गई और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू किया गया। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यदि अनुशासन हो, अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है 3 दिन के लिए, लेकिन बाजारों में अभी भी लोग पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भयावह स्थिति टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों ने देखा है, इस वजह से तमाम लोग, काफी सारे लोग आत्मसंयम से अपने घरों में हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से इसकी चेन टूटेगी। मनोज जी, आपको क्या लगता है, सरकार की तैयारियां पूरी हैं या सरकार की तैयारियों में अभी भी आपको कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं? अगर सरकार की तैयारियां पूरी ना होती सुखला जी तो निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि मतगणना का आदेश देते। सरकार की नजरों में सब कुछ ऑल इज वेल, कल था, आज है और कल भी रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही गई कि चैन टूट जाए। भगवान भरोसे चैन टूटेगी, ना सत्ता के भरोसे चैन टूटेगी और ना कोई सिस्टम ऐसा है जो इस चैन को तोड़ पाएगा। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि बड़े से बड़े संगठन उत्तर प्रदेश के, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा का हो चाहे प्राथमिक शिक्षा का हो, सभी में और कर्मचारी कई संगठनों के बात को कहा कि ऐसा है, परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सरकार आंकड़ों को झुठला रही है। संगठन के लोग कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा सहायक अध्यापक इस दुनिया में नहीं रहे चुनाव ड्यूटी के दौरान। सरकार कह रही है आंकड़े गलत है। तो अब पता नहीं मरने वालों के संगठन सही बोल रहे हैं कि सरकार सही बोल रही है। इसके लिए क्या जरूरी है वही काम वो कर रहा है। सरकार के लिए चुनाव के परिणाम जरूरी है, सरकार कर रही है। लेकिन क्या मुझे बताएंगे कि जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में सोशल डिस्टेंस और जितने भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए थे चुनाव आयोग ने, क्या वो सब पूरी तरीके से निभाए गए थे? क्या मैं खुद वोट डालने गया था, बाराबंकी जनपद में मैं वोट डालने गया था, निशान देख सकते हैं मेरा। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। बीमार लोग भी आ रहे थे वोट डालने और बीमार लोग वोट डाल के, वो बटन नहीं दबाना था, मोहर लगा के वो लोग जा रहे हैं। तो ये जो तमाम सारे लोग संक्रमित थे, तो क्या आज के स्टेज में पहुंच गई? इस बात की अगर सरकार नहीं चिंता करती तो ना करे, क्योंकि सरकार के आंख कान नाक मुंह सब बंद हो चुके हैं। सरकार ऑल इज वेल की बात कर रही है।
अभी भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, कहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं, हर जगह ऑक्सीजन की कमी, हर जगह इंजेक्शन की कमी, हर जगह दवाइयों की कमी। लेकिन सरकार की नजरों में सब कुछ बेहतर कल था, आज है, कल रहेगा। दुर्भाग्य है शुक्ला जी, मैंने अपने जीवन काल में आज तक हिंदुस्तान की इतनी बुरी दशा नहीं देखी। बहुत सारी घटनाएं घटी, कहीं आपदाएं आई, कहीं ऐसे स्टंट घटनाएं घटी, लेकिन इस तरह का मंजर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां कई दशक नहीं, कई शताब्दियों तक इस तरह का मंजर ना देखें, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। एक घटना में बताऊं, अरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में घर में कोई व्यक्ति नहीं रह गया है जो उनके घर के व्यक्ति के दरवाजे और ताला चाबी और उनके घर की रखवाली कोई करेंगे, क्योंकि सब खत्म हो गए। लेकिन सरकार कितना कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, चाहे डिबेट में हो, सबको बेहतर ऑल इज वेल की बात करती है। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है, सिर्फ शर्म आती है बस। ठीक है, तो मतलब आपकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है, कमियां हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस लगातार जुड़े हुए। विकास जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि मतगणना को लेकर तैयारी पूरी करने का दावा कर रही है सरकार। न्यायालय ने भी साफ तौर पर कह दिया कि मतगणना के लिए जो गाइडलाइन है उनका ठीक से पालन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बीच में हम कोरोना की चैन को तोड़ पाएंगे, या इससे और ज्यादा कोरोना को ही मदद हम दे देंगे कि आइए कोरोना को आप ठीक से और फैलाइए, घर घर तक आप इसको पहुंचा दीजिए? देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक सूची जारी की है करीब 700 लोगों की, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 700 लोग इस पंचायत चुनाव में अपने प्राण गंवा चुके हैं, कर्मचारी शिक्षक में। ऐसे हालात में जो लोग हैं काउंटिंग करने के लिए, हमारे शिक्षक अनुदेशक जो उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला का भी दिखाई पड़ रहा है, उसका भी पत्र में नाम है। गर्भवती महिला से भी ड्यूटी जबरदस्ती करवाई गई इस कोरोना महामारी के दौरान। ये तो हमें लगता है कि सरकार अपनी आक्रमणता, अपनी अक्षमता को केवल अहंकार से दबाना चाह रही है। वो लगातार देश से, समाज के, जनता से और कोर्ट से सबसे झूठ बोल रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर ये तैयार होते तो 700 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? कोई झूठी सूची नहीं बनाई जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षक संघ एक जिम्मेदार संगठन है, उसने 700 लोगों की सूची जारी किया है। कहिए मैं नाम गिना दूं और सार्वजनिक कर दूं आपको पूरी सूची। और न इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी का ITPCR नहीं कराया है। हाँ। जब कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं संक्रमित है, अभी इन्होंने करीब 60,000 गांव तक ले जा करके इन्हीं कर्मचारियों को जो संक्रमित थे, नहीं संक्रमित थे, ट्रेनिंग के दौरान एक मेले जैसा माहौल बनाया और सारे लोग संक्रमित हो गए। और फिर इन्हीं संक्रमित शिक्षकों को ले जा करके आपने 60,000 गांव तक पहुंचाया। गांव में EVM मशीन से लेकर तमाम सारे चीजों को छुआ लोग, मरीज गांव के लोगों ने, और गांव भर में कोरोना फैल गया। जिस तरीके से सरकार इस कोरोना को कंट्रोल करने के बजाय इसका प्रचार प्रसार करने का सारे अवसर ढूंढ रही है, उससे तो मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। और माननीय न्यायालय अगर इन पर यकीन करता है तो हम लोग मजबूर हैं। पर हमको एज ए नागरिक, एज ए जिम्मेदार विपक्ष, मुझे सरकार की किसी भी बात पर कोई एतबार नहीं है। और क्या जरूरत है जब लोग मर रहे हैं और हम अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, हमारी बेड की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था की पूरी कलई खुल गई है। ऐसे माहौल में आपको काउंटिंग का रिजल्ट पास कर उसके नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने का, या हम जीत गए या हार गए, इसको बताने की क्या जरूरत है? पहले लोगों के प्राण बचाने की जरूरत है। शहर सरकार का साहब मानवीय संवेदना का यह स्वरूप है। इतना कुरूप स्वरूप अपने जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी राजनीति में, मेरा तो 45 साल की उम्र हो गई, मेरा भी 25-30 साल राजनीति में हो गए, ऐसा गंदा राजनीति का स्वरूप मैंने नहीं देखा। ठीक, मौतों पर राजनीति नहीं करी जाती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट जरूरी समझ रहे हैं, हम कौन जीत रहा है इसकी समीक्षा करना जरूरी समझ रहे हैं। साफ सवाल कर रही है जनता। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं
इन लोगों से सवाल करे, सवाल कीजिए, बिल्कुल पूछे जाएंगे। गोल गोल घुमा के बचने वाला सवाल मत कीजिए, इनसे ही सवाल करिए, आज जवाब इन्हीं से लेने का समय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट है। अश्विनी जी, इस समय सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपना रोल निभा सकता है? कोई लाग लपेट वाला मेरा इसमें सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यहां पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्योंकि देखिए, न्यायपालिका ही कहीं ना कहीं ये व्यवस्थित करती है इस देश में कि कार्यपालिका को किस तरह से काम करना चाहिए और विधायिका को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किस तरह का अहम रोल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट निभा सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक एक नेशनल क्राइसिस है, इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल बीमारी है और सारे लोग ग्रसित हैं। आप देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट लगातार उस पर सुनवाई कर रहा है और एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कह रहा है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, हॉस्पिटल में बेड्स की हो। और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते और देश का एक अपेक्स कोर्ट होने के नाते तमाम गाइडलाइंस दे रहा है। आज की हियरिंग में जब पिटीशन डली कि जो इलेक्शन की काउंटिंग है, उस इलेक्शन की काउंटिंग को आप डिफर कर दीजिए 2-3 महीने के लिए, इसलिए डिफर कर दीजिए कि 60 करोड़ बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होनी है। 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया है, 800 सेंटर। उस पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सुपरवाइज करने के लिए सिचुएशन को अपॉइंट किए गए हैं। वहां पर एक कोविड का प्रोटोकॉल पूरा फॉलो हो रहा है, टेबल्स दूर दूर रखी गई है, शील्ड पहनना तो एक नॉर्मल टेम्परामेंट में नॉर्मल चीज है। उन्होंने कहा कि और दो एक टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठ करके, और उसको कह रहे कोई एसिम्प्टोमेटिक भी है तो भी उसको जो है अंदर आने से मना करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको आज की पोजीशन को देखना होगा, कल क्या हुआ उस बात पर नहीं जाना। आज सिचुएशन जो है डिफरेंट है, पास पे मत जाइए। इस बात को कोई अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी और इलेक्शन आते जाते रहेंगे। आज जरूरी क्या है? ह्यूमन लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ह्यूमन लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए तमाम कोशिशें करता है। उस पर उन्होंने कहा आप जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका एफिडेविट दीजिए, जो प्रोटोकॉल्स क्या होंगे उसका पालन करिए, और साथ ही साथ चाहे इलेक्शन में ड्यूटी लगी हो टीचर्स की, रेवेन्यू स्टाफ हो या कोई और स्टाफ हो, उनकी सुविधा का उनका पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब देयर इज नो यूज टू स्टॉप द काउंटिंग को करके आप जो है इशू को खत्म करें। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि एक लॉ है भी है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट कि इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डिनरीली उसमें इंटरफेयर नहीं करती, इलेक्शन कमीशन ही उसको टेक ओवर करता है। उस स्थिति में इलेक्शन जिस दिन नोटिफाई होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन जारी होता है, उस दिन से लेकर के जब तक फाइनल काउंटिंग नहीं हो जाती है, चाहे वो वोटर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन की हो और चाहे बैलेट पेपर के, तब तक कोर्ट ऑर्डिनरली उसमें इंटरफेयर। ब्रेक के उस पार आते हैं और हम समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उनका क्या उपयोग हो सकता है और क्या प्रशासन को भी इसमें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब वास्तव में पूरे के पूरे देश के लिए यह महासंकट है। बहुत ही विपत्ति वाला यह समय इस वक्त पूरा देश झेल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव मिश्रा मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी हैं, विकास श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, मनोज यादव प्रवक्ता सपा हैं और साथ ही अश्विनी दुबे हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। तो अश्विनी जी, आपसे ही बातचीत हो रही थी, आपसे अब हम एक चीज और यहां पर समझना चाहते हैं कि देखिए, ठीक है, केंद्र सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट सचेत कर रहा है, राज्य सरकारों को सचेत कर रहा है, क्या अब वो समय नहीं है कि जनता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बहुत ही कठोर गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि जनता भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही है। फेस मास्क के लिए कहा जाता है, उस पर लापरवाह नजर आती है, कहीं पर भीड़ न लगाने के लिए मना किया जाता है, भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब जनता के लिए भी इस तरह की गाइडलाइन जारी कर सकता है? 2 बातों की तरफ मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 ऐसी जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स में कहा गया कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई करने का राइट किसी का नहीं है। पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को पूरा अधिकार है कि अगर कोई पब्लिक प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको खाली करवा के डेसिग्नेटेड प्लेस पर करे। अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी होती है? यहाँ जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव, यहाँ जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी की, कि जो लोग सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं उनको एक डेसिग्नेटेड प्लेस पर भेजा जाए। तो क्या सरकार या सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किया, पॉइंट 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर के आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है, उस नेशनल पॉलिसी पर आप डिस्कशन करके हमें बताइए क्यों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑक्सीजन नहीं पा रही है और हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ दे रहे हैं। वहां किसकी जिम्मेदारी बनती है? वहां जिम्मेदारी बनती है एग्जीक्यूटिव की। और तीसरी बात,
स्टेट का सब्जेक्ट मैटर होता है हेल्थ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हेल्थ जो है यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर या सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट को ये अपने स्टेट में जो सेकेंड वेव आ रही है, पूरी दुनिया चेता रही है, पूरी दुनिया तैयारी करने में लगी हुई है, क्या ऐसे समय पर जो एग्जीक्यूटिव है, क्या ऐसे समय पर जो सरकारें हैं, उन सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके चले, बजाय कि बोर्डिंग और पोस्टर्स में और बैनर्स में 10 करोड़ से 600 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बढ़ा करके ये कहना कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी के 6 अस्पतालों में 250 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर। हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, लगातार कह रहे हैं कि भाई आप एनआरकी इस तरह की कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजेस के लिए अशोका होटल बुक कर दिया, हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, बोले हमें आप ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी अलग तरीके से ट्रीट करके वीवीआईपी अरेंजमेंट दे देंगे और जनता का क्या होगा। वहां हाईकोर्ट सामने आई। मेरा कहना यह है कि जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है, जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की है कि इंप्लीमेंट करें उन गाइडलाइंस को जो गाइडलाइंस ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, WHO इशू कर रहा है, कि वो स्टेट में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो ताकि ह्यूमन लॉस नहीं हो। लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई थी, परसों भी सुनवाई थी, हाई कोर्ट अलग अलग सुनवाई करके डिसीजन पारित कर रही है। मगर कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हुए या ये जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, वो डिसीजन, आज आप एक सिलेंडर खरीदने चले जाइए, 2-2 लाख रुपए की कालाबाजारी में भी सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। बेड की हालत तो छोड़ दीजिए, सड़क के बाहर, सड़क के गाड़ी में बैठे लोग सड़क के मर जाएंगे। कितने सारे लोग, रोहित सरदाना जैसे लोगों को आज सारे पूरे देश के लोग बैठ करके ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये स्थिति आनी है? दुनिया जब अपनी तैयारी कर रही है तो भारत देश में भी तैयारी, अकाउंटेबिलिटी तो सरकारों की और एग्जीक्यूटिव की बनती है ना। मेरा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी गाइडलाइंस का अपना जितना उनका जुडिशियल प्रिव्यू है, जुडिशियल पावर से उस पर तो बड़ी शिद्दत से पालन कर ही रहा है। बिल्कुल गौरव जी, जिस तरह से इन्होंने ये प्रश्न उठाया, निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर और जो सरकारी है, जो सरकार के सिस्टम का जो भी हिस्सा है, अब आप उसमें मंत्री मान लीजिए, नेता मान लीजिए, सांसद मान लीजिए, आप अपने विधायक मान लीजिए, सभी की जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ कठोर नियम बनाए जाएं, उनका पालन सुनिश्चित करवाया जाए। चूक कहीं ना कहीं सरकार से भी तो हुई है ना। किस तरह का मंजर पूरे देश को देखना पड़ रहा है। गौरव जी, गौरव जी आप तक आवाज आ रही है हमारी? गौरव जी तक आवाज नहीं जा रही है। मनोज जी, आपसे अब हम एक चीज समझना चाहेंगे कि निश्चित रूप से जिस तरह से अश्विन जी ने प्रश्न उठाया, सरकारी अधिकारियों ने भी तो यहां पर बहुत बड़ी लापरवाहियां की है ना, कि अगर वो ठीक से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थी उनको अगर अनुपालन करवाते, लोगों को सही समय पर वो दंडित करते, उनका चालान काटते, उनको रोकते। अभी भी आप देखते होंगे कि लॉकडाउन के समय में लोग खुला यहां से वहां घूम रहे हैं। अगर सच में सामने पड़ गए पुलिस अधिकारी के तब तो चलिए ठीक है, नहीं नजरअंदाज करने में भी वो देरी नहीं लगा रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, हमारे अधिवक्ता साथी ने कई सारी बातें कही, अशोका होटल का जिक्र किया। ये स्थिति पूरे देश में है, किसी एक अशोका होटल और किसी एक दिल्ली की स्थिति नहीं है। लखनऊ में पीजीआई बुक है, 100 बेड वीआईपीज के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में 8 वीडियो रिलीज हुआ है, 200 बेड से ज्यादा ऐसे खाली पड़े हैं मशीन के साथ, वेंटिलेटर के साथ। उस पर कोई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या प्रशासन किसके कहने से वो रुके हुए हैं पता नहीं, उस पर कोई मरीज लिया ही नहीं जा रहा है। तो कोई ये सिर्फ दिल्ली भर की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति। और मैं कहता हूँ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या हैसियत, पूरे देश पे जिसका शासन है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। ये सेकंड वाली वेव आई कैसे? आई तो हिंदुस्तान से तो आई नहीं, आई तो बाहर से ही। और मुझे याद आता है, आपको भी हो सकता है डिबेट या न्यूज पढ़ते वक्त याद रहा हो, बिल्कुल, जो दूसरे तरीके का सिम्टम्स जो आया वो जनवरी के आसपास भारत में आया, जब ठंड थी और उसकी खबरें आई कि ब्रिटेन में इस तरह के मरीज पाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान में भी 1-2 मरीज इस तरह के मिले।
तब अगर चेत लेते, जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, जब दूसरे तरह के सिस्टम आ रहे थे कि सिस्टमेटिक तरीके से तमाम सारी चीजें बदल गई हैं, कोरोना ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है, तब से लेके आज तक इस देश की महत्वपूर्ण सरकार ने, मैं महत्वपूर्ण सरकार इसलिए कहता हूं, जितनी ताकतवर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है उतनी ताकतवर कोई स्टेट नहीं। निश्चित तौर पे सबके काम बटे संवैधानिक दायरे में, लेकिन जितना पावर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतना किसी के पास। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो तब जाके जग के आके बैठे हैं, तब सबकी बातें कर रहे हैं जब हमारे हाथ से, वो कहते नहीं पतंग के हाथ से जब कट जाती है और डोर निकल जाती है, जब हमारी पकड़ से दूर चली जाती है, उसको कोई और लूटेगा, वो तो हमारे हाथ से छूट गई। जो पेंडेमिक है वो इतना बुरा है जिसका जवाब नहीं। महत्वपूर्ण जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं सबको बराबर का दोषी मानता हूं। वो चुनाव आयोग हो, वो सरकारें हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश की जनता को सबसे पहले आप कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदार है। अगर जनता ही इतनी जिम्मेदार होती तो क्या जी, तो आप याद करिए क्या जरूरत थी किसी पत्रकारिता की, क्या जरूरत थी किसी वकील की, क्या जरूरत थी किसी डॉक्टर की, क्या जरूरत थी तमाम सारे विभाग की, क्या जरूरत थी चालान काटने की, क्या जरूरत थी नियम और संविधान बनाने की, कोई जरूरत नहीं। जनता को ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन ड्राइव करने वाले लोगों ने पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया। मैं चुनावी वाले उस मतगणना से लेकर चुनावी प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो लगभग 700 से ज्यादा हमारे शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक और तमाम कर्मचारी उत्तर प्रदेश के जो सरकारी संस्थान के थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की। मैं अन्य स्टेट का किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, जहां जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार चुनाव आयोग और सरकार है। क्यों? क्योंकि आपने इस देश में मैन पावर को झोंक दिया। मुझे तो किसी से डिस्कशन कर रहा था और ऐसा लग रहा था, किसी बड़े भोले आदमी ने एक बात कही, बहुत भोले इंसान ने कहा कि इस देश की आबादी को खत्म किया जा रहा है। बड़ी आबादी है हमारे देश की, इसीलिए हमारी शासन सत्ता बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई बचे, मर जाए कीड़े मकोड़े की तरह हिंदुस्तान में। मैं तो सबसे कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, मेरी बातें जो नेता सुन रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं, कहते नहीं है सबसे सस्ता है, सेल चल रही है, हिंदुस्तान में सेल चल रही है मौत। हिंदुस्तान में अगर सबसे सस्ता सुखा भी कुछ मिलता है तो वो इंसान की जान है, और खासकर गरीब मध्यम वर्ग की जान है। कोई कीमत नहीं है हिंदुस्तान में। जो लोग कहते हैं ये देश महान है, तो बहुत चुनिंदा उंगली पे गिने हुए कारण हो सकते हैं, ये देश महानता की श्रेणी से बहुत दूर है। क्योंकि कोई देश महान कभी नहीं हो सकता जब सिलेंडर अब ब्लैक बाजारी हो रही हो, दवाइयां ब्लैक में बिक रही हो और हमारे देश में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, तो देश महान नहीं हो सकता। गौरव जी सुन लीजिए, मनोज जी का क्या कहना है। इनका कहना है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी भूलें की हैं कि जो देश पहले कभी महान हुआ करता था आज वो महान कहने के लायक भी नहीं है। लोग मर रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, इंसानियत कहीं ना कहीं पूरी तरह से शर्मसार है इस वक्त कि लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की कीमत जिसकी 700 से 800 रुपए कीमत हुआ करती थी, आज उसको 50,000 में बेच रहे हैं। तो इस तरह के हालात, इनका कहना है कि सरकार की नाकामी के चलते ही आए हैं। आलोक जी बिल्कुल सही कहा मनोज यादव जी ने। पूरा विश्व देख रहा है कि ये देश महान नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि इस देश में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जैसे विपक्ष के नेता हैं जो ये कहते हैं खुले तौर पे कि बीजेपी की वैक्सीन मत लगाओ। आज वैक्सीन लगाने के लिए हजारों लोग लाइनों में खड़े हैं। जो नेता लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलता हो, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता हो, लोगों को वोट बांटने के लिए प्रेरित करता हो, उसको बोलने का कोई हक नहीं है। उसको ये कहने का कोई हक नहीं है कि वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे डालो। लोगों को जागरूक करने के अलावा सिवा लोगों को जागरूक करने के बजाय इन लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया है, उपद्रव फैलाने का काम किया है, अनरेस्ट फैलाने का काम किया है। इस तरह के ट्वीट करता है जब विपक्ष, तो दुनिया के सामने भारत का चेहरा भी बेनकाब होता है कि किस तरह के लोग इस देश में विपक्ष की राजनीति करते हैं। एक तरफ ये देश इतने कम समय में वैक्सीन बना करके दुनिया के सामने एक नया प्रतिमान खड़ा करता है, इतने कम समय में कोविड के अस्पतालों को बनाता है। जिस देश में पीपीई किट ना बनता हो, जिस देश में एक सिर्फ टेस्टिंग फैसिलिटी रही हो, आज 3000 टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे देश में है कोविड की। पीपीई किट में आत्मनिर्भर हो गया ये भारत।
वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर में पूरे देश में चल रहा है। इनके जी, आ रहा हूं आपके पास। विपक्ष की सरकारें चल रही है, वहां 10% से ऊपर का वेस्टेज केवल वैक्सीन में आया है। जिम्मेदार कौन होगा? इस महामारी में भी लोगों की मौत के साथ वल्चर पॉलिटिक्स करने का काम विपक्ष ने किया है और टीवी पे बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं। और जो जिन लोगों ने मानवता मतलब गौरव जी, आपका ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है देश में, गौरव जी इसका मतलब ये हुआ ना, बेचने का काम किया, गौरव जी सुनिए तो, या फिर ऑक्सीजन का काम किया हो नहीं तो गौरव जी मतलब आपका ये मानना है कि देश में जो भी हो रहा है, जो भी संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो यहां पर अस्पतालों के पास अब बेड्स नहीं है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, अखिलेश यादव की है, सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने हर संभावित चुनौती को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की थी, लेकिन इस बार का जो आउटब्रस्ट था उसको कंपनसेट करने के लिए एक स्पेस चाहिए था सरकार को, और अब सरकार उस पोजीशन में आ गई है कि जो एकाएक जो ऑक्सीजन की क्राइसिस पैदा हुई, बेडों की क्राइसिस पैदा हुई, हॉस्पिटलों पर देखिए ऑडिट हो रही है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है, जो कोविड के पेशेंट का इलाज किया गया है, इन सब की एक की जांच हो रही है और सभी जिलों में नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। आज सभी हॉस्पिटल मजिस्ट्रेट के दायरे में है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी परेशानी हो रही तो सीधे मजिस्ट्रेट को फोन कर सकता है। ठीक है, तो सरकार मनोज जी यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। आगे बढ़कर के इन क्राइसिस को दूर करने का काम किया है। मनोज जी विपक्ष ने क्या किया? हाँ बोलिए। मैं वो शब्द कहने जा रहा हूं सुप्रिया जी, जो शब्द मैंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा और आज कह रहा हूं। इस पूरी दुनिया में सबसे बेशर्म, सबसे बेहया, सबसे झूठे मक्कार अगर कोई होता है तो पाकिस्तानियों को कहा जाता है। लेकिन आज उनसे भी ज्यादा बेशर्मी के बयानात देने के लिए आज की मौजूदा सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिन्होंने पूरी तरीके से चीजों को मिटा दिया, खत्म कर दिया। आप अखिलेश यादव की गलती कह रहे हैं ना, आपके पास कितने वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने लाख लोगों को रोज टीके लग रहे हैं, आप बता दो ना। आप क्यों अखिलेश यादव का नाम लेके अपनी कमियां छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अखिलेश यादव ने स्वयं के लिए कहा कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा और मेरी सरकार आएगी तो मैं मुफ्त टीका लगवाऊंगा, ये बात कही है। बेशर्म व्याख्या भी नहीं कर पाते हो किसी चीज। तो सरकार तो 22 में आएगी ना, सरकार तो 22 में आएगी ना आपकी भी। एक साल तक मतलब पब्लिक इंतजार करे। मुफ्त में ही टीके लग रहे हैं। सरकार ने कहा था, सरकार ने बात कही, भीड़ उमड़ी है उसके पीछे जिम्मेदार अखिलेश यादव है। एकाएक जो भीड़ उमड़ी है, गौरव जी पूछ लूंगा मैं सवाल। गौरव जी भरोसा रखिए मेरे ऊपर, भरोसा रखिए, सवाल मैं भी इनसे पूछ लूंगा। ये परिस्थितियां इस वक्त की नहीं है। आप बताइए, वो जो चुनाव ड्यूटी में गए थे लोग और जो जितने लोगों को सबसे जो फ्रंट वॉरियर के रूप में जाने जाते हैं, जिनको चुनाव में ड्यूटी करना है, जिनको मतगणना करना, उनको सरकार को टीका तो सबसे पहले लगवा देना चाहिए था। कैसे नहीं सरकार ने टीका उनको लगवाया? भाई उनसे वर्क लेना था आपको, उनको तो दोनों डोज दे देनी चाहिए थी, सबसे प्राथमिकता के आधार पे देनी चाहिए थी, जैसे कि तमाम सारे डॉक्टर्स को दी गई, तमाम सारे फ्रंट जो वॉरियर रहे, जो उनके कर्मचारी अस्पतालों के, पुलिस के, सबको दी गई, तो उनको भी देना चाहिए था ना। आपने क्यों नहीं दिया? वहां अखिलेश यादव जी ने नहीं मना किया था। आप गंदी राजनीति करते हो इन सारी चीजों को लेकर। आज ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन दो। अगर देश की आज अभी भी चल रही बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोग मर ऑक्सीजन की कमी से, सुनिए सुप्रा जी, और 2 घंटे बाद ऑक्सीजन के 2 टैंकर पहुंच गए। तो क्या वो टैंकर बच्चे दे रहे थे क्या? बेशर्म बीजेपी के लोगों, कौन वो टैंकर कहां थे जो 2 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते थे? शर्म नहीं आती आपको? जब लोग मर जाते हैं तब सारी व्यवस्था है, नहीं मरते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। आप अपनी कमियों को ना छुपाओ। विपक्ष ने जो किया विपक्ष भुगतेगा और जो आप कर रहे हो वो भुगतेगा। मैं तो कह रहा हूं ना, 5 साल और मोदी जी 7 साल क्या बनाते रहे? कोई हॉस्पिटल बनाया पूरे देश में? कितने संस्थान बनाए जिसमें मजबूत इलाज किया जा सकता? बताओ ना। मैं तो आंकड़े जानना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकारों की देन है जो आज बेड लगा रहे हो। उत्तर प्रदेश को लेके बताओ, वो हज हाउस हो, चाहे वो आपका जो बाजार हो, चाहे आपका। अब इस बहस पे नहीं जाते हैं ना मनोज जी, अब इस बहस पे नहीं जाते हैं ना। नहीं, वाकई में फिर बहुत सारी चीजें फिर निकल कर सामने आएंगी। अस्पताल आपने भी कितने दिए, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी लगातार 70 साल तक, उसने कितने दे दिए। अगर सब कुछ सच में बहुत ही सिस्टमैटिक हुआ होता ना देश में, तो आज घुटनों पर देश नहीं आता। कर रहे हैं, भूमिका तो सबकी है ना फिर यहाँ पर। कि सरकार ने भारत की जनता को बता दिया कि हमने कोरोना की महामारी को जीत लिया। ये बात मैं ठोक के कह रहा हूं, और जिसकी मर्जी हो इस बात का जवाब दे। मोदी जी का जनवरी में भाषण था कि मैंने कोरोना को हरा दिया,
विश्व नहीं लड़ पाया लेकिन नरेंद्र मोदी लड़ गए। आज उसी की देन है कि आज ये स्थिति है, जनता को विश्वास हो गया कि कोरोना से हम जीत गए। वैज्ञानिकों की बात को तथ्यात्मक रूप से नहीं रखा सरकार ने। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, लगातार जिस तरह से संसाधनों को लेकर बात हो रही है, अब आपको क्या लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? संसाधनों को और भी मजबूत करने की, या चुनाव पर फोकस करने की, मतगणना हो जाए हमारी समय पर, इस पर फोकस करने की? सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय क्या होनी चाहिए पूरे देश के सामने? देखिए, सबसे बड़ी कमी है इच्छा शक्ति की। संसाधन जो भी है, जिसने भी बनाया, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। दुनिया जानती है कि संसाधन किन लोगों ने उपस्थित कराया है। सरकार को इस वक्त अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और हम समझते हैं हमसे बेहतर आपके गली गली में करस्पॉन्डेंट है, हर जिले में करस्पॉन्डेंट है। लखनऊ में आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, चिकित्सालयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, न डॉक्टरों की कमी है। 95% लोग घर में आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। फोन करने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपसे डिटेल मांगा जाता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा, सारी चीजें, हर चीज उपलब्ध करा दिया जाता है। लखनऊ की एक एक आवाम परेशान है, हैरान है, उसके घर में मरीज है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। वो 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटा, एक एक दिन, 2 दिन पहले तक अपनी रिपोर्ट उसमें ऑनलाइन पोर्टल, उनके जो हेल्पलाइन नंबर है, केजीएमसी का नंबर है, सीएमओ का नंबर है, इसके बाद भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। अगर अस्पताल में ले भी गए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और मरीजों से कहा जा रहा है आप ऑक्सीजन लाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तब भी इनसे कहीं बेहतर काम किया। अगर उन्होंने ऑक्सीजन मंगाया, दुगना तिगना रेट लिया, तो उनके लिए तो सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। और सरकार की कमी है कि इनकी गवर्नेंस की कमी है कि इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को निरंकुश बना रखा है कि वो 10 लाख रुपए तक ले रहे हैं। एक सिलेंडर का 1 लाख रुपए तक लोग दे रहे हैं। पर सरकारी अस्पतालों में सरकार सिलेंडर नहीं दे पा रही है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, और मरीजों से कह रही है जाइए सिलेंडर का अरेंजमेंट कर लीजिए, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लीजिए। और सीधे एक लाइन का स्टेटमेंट है, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया उत्तर तो प्रवक्ता महोदय तो ठीक ही चिल्ला रहे हैं, इनको तो चिल्लाने के लिए अंधेरी नगरी चौपट राजा। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई कमी ही नहीं है, कोई किल्लत ही नहीं है, साहब ऐसे में अब हम विपक्ष से पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर बात पे सवाल इनका रहता था नेहरू, पर आज पूरे भारतवर्ष की आधी आबादी को जो ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है वो छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा प्लांट जो 1959 में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की परिकल्पना थी, जहां से ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। 350 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपके यूपी को भी मिली है। अभी हाल में ही प्रियंका गांधी जी ने करीब 200 से ऊपर मेट्रिक टन ऑक्सीजन का सिलेंडर भिजवाया। और लगातार एक विपक्ष में बैठ करके जो सरकार में हम 27-29 साल से नहीं है, 30 साल से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, और अभी तक ऑक्सीजन का केवल वीडियो और ट्रेन ही दिखाई पड़ी। अभी लोगों की सांसों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। इसकी जिम्मेदारी जो सरकार होती है उसको देना है। संसाधनों को लेकर आपने ये बहुत जरूरी यहाँ पर एक सवाल उठाया। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, देखिए, जो सबसे बड़ा एक प्रश्न इस वक्त खड़ा है पूरे देश के सामने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार है, वो है संसाधनों के बंटवारे को लेकर। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कमेटी बना सकता है जो लगातार इस चीज पर निगाह बनाकर रखे कि जो संसाधन है देश के पास उसका बंटवारा आवश्यकता के अनुरूप तमाम राज्य सरकारों के बीच में किया जाए, क्योंकि इसकी शिकायतें पूरे देश से सामने आ रही हैं? ये बिल्कुल, देखिए, नेशनल पॉलिसी चूंकि कंट्री में ऐसी कोई नहीं है, कोई ऐसी राष्ट्रीय योजना नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई विधि नहीं है कि कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ को दिया गया हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य राज्य सरकारों के अधीन आता है, और राज्य सूची का विषय है वो केंद्र
वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन का जो बंटवारा करना है कि किस स्टेट को कितना जाएगा, इस पर कोई पॉलिसी नहीं है। कभी अगर इस तरह की कोई पैंडेमिक और एक्सीजेंसी या नेशनल क्राइसिस का सब्जेक्ट आता भी है तो बिना किसी पॉलिसी के अभाव में ये डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किसको क्या करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि आप एक नेशनल पॉलिसी क्या है उसको बताइए और ह्यूमन लाइफ को लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जो कोई अगर अपनी हेल्प के लिए कह रहा है कि किसी को कहीं कानपुर में कोई रिलेटिव है क्योंकि जा तो आप सकते नहीं है, कानपुर में कोई किसी का बरेली में है, किसी का लखनऊ में, तो वो ट्वीट कर रहा है या सोशल मीडिया पर शेयर कर, वहां जो भी फ्रेंड्स हो रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर दीजिए या सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए या हॉस्पिटल हो कर दीजिए। और उसमें से कुछ झूठे भी निश्चित तौर पर कुछ वहां पर उद्यमिक किस्म के भी लोग होते थे जो फेक न्यूज पर बोलने का, भैया आप अपनी बात के लिए सरकारों के पास हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। जो आप डिटेल्स सर्कुलेट कर रहे हैं वो डिटेल्स काम नहीं कर रहे। कल डॉक्टर हर्षवर्धन का कितना बेतुका बयान आया, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एक्सीडेंसी फॉर, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, माने ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट देश का हेल्थ मिनिस्टर दे, देश का हेल्थ मिनिस्टर WHO को भी रिप्रेजेंट करे और वो ये कहे कि 7 मई जून आएगा तो मई जून में कोविड वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी आप इन ट्यून विद द जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो इसका क्योर करने का तरीका चल रहा है उसके साथ चल ही नहीं रहे हैं। दिल्ली में हर रोज चाहे कोई भी अस्पताल हो, चाहे LNJP हॉस्पिटल हो, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लोग मर रहे हैं और उसके बाद भी आप कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं या कोई पॉलिसी के साथ क्लियरली नहीं आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। मनोज जी, आऊंगा आपके पास। सरकारों की जो जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों को उन्होंने नहीं, जब उन्हें सेकेंड वेव शुरू हुआ तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट देना कि आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट। फिर कहीं तो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट देना कि साहब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तमाम बेड है, तमाम ऑक्सीजन है, तमाम हॉस्पिटल है, लोग मरते जा रहे हैं सड़कों के पास। मैं समझता हूँ इसीलिए एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट बॉडी काम करे कि इस तरह गौरव जी बहुत ही जरूरी, इन्होंने यहां पर एक प्रश्न खड़ा किया कि एक पूरे देश के लिए इस वक्त मेडिकल पॉलिसी की जरूरत है। आप इस बात को गंभीरता से लेंगे या अभी आप इंतजार करने वाले हैं कि अपने आप कोरोना देश से बाहर निकल जाए? नहीं, देखिए, नेशनल पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए और किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस में तो नेशनल पॉलिसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। परंतु राज्यों का विषय है स्वास्थ्य। फेडरल व्यवस्था में राज्यों के पास अपने विशेषाधिकार होते हैं, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। लेकिन इसी राज्य में जब एक राज्य ये कहता है, जब उसको वैक्सीन दी जाती है और उसका वो वेस्टेज करता है, तो उसमें केंद्र क्या कर सकता है? एक राज्य को जब ऑक्सीजन दी जाती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है, तो उसमें केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र एक सामूहिक रूप से सबके लिए व्यवस्था कर सकता है। ऑक्सीजन निश्चित रूप से केंद्र का विषय है, केंद्र ने उसकी व्यवस्था की थी, लेकिन लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन राज्य का विषय है, राज्य को करना चाहिए था। ऑक्सीजन की हमारे देश में कमी नहीं है। उनके ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए भी जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो भी विदेशों से आए हैं और हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो या फिर टाटा ग्रुप हो या बोकारो स्टील प्लांट हो, इन सभी जगहों से भेजा गया है। ऐसा नहीं कि इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें अगर सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश देखिए आज रिकॉर्ड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की हुई है, सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड एक दिन में उत्तर प्रदेश में हुआ है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। पूरे देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये सरकार के अथक प्रयास के कारण ही संभव है। लेकिन राज्य जब तक उस पे उसी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, राज्य अगर उसमें राजनीतिक संभावनाएं अपनी तलाशेंगे, तो उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है इनकी तिरछी राजनीति के चक्कर में। और जो कांग्रेस के बंधु हमारे बोल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू की जंग लगी हुई फैक्ट्री का हवाला आज दे रहे हैं, तो कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि कोमा में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी चली गई। तो पहले उसको ऑक्सीजन देकर के जीवित करें और फिर ये बात करें, नेहरू जी के समय के फैक्ट्री की बात करें। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना अपना यहाँ पर तर्क रखा, एक दूसरे को समझाने की हालांकि कोशिश भी की, सवाल भी उठाए, और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम भूमिका पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से विपक्ष ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद सरकार ने भी तैयारियां अपनी की हैं। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है, चुनाव संपन्न हो गए, मतगणना भी हो जाएगी, उसके बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे और अब पूरे देश को, हर राज्य की सरकार को, केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर यहां पर कदम उठाने की जरूरत है।
क्योंकि आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है। इंतजार मत कीजिए कि ये 5 लाख को भी पार करे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क को पहनिए और बाजारों से अपनी दूरी पर्याप्त बनाकर रखिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।